हेलो एवरीवन। सुभाष चंद्र बोस की लाइफ हिस्ट्री पर आप पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। आज पार्ट 2 वीडियो की बारी है। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उनकी लाइफ का, वो आज हम इसमें करने वाले हैं। नेक्स्ट 1929 तक उनका पॉलिटिकल करियर देख लेने के बाद और उनकी लाइफ में उनकी एजुकेशन और लाइफ हिस्ट्री को देख लेने के बाद अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। इसमें है नेहरू रिपोर्ट और स्वराज्य की मांग। साइमन कमीशन के विरोध तक हम कर चुके हैं, तो नेहरू रिपोर्ट की बात आती है। देखिए 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी। वजह क्या थी इसके आने की? जब देखिए साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो ब्रिटिश संसद के में भारत सचिव थे ब्रिकन हेड नाम से। तो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में ध्यान रखें। ब्रिकन हेड नाम से जो है एक इंडियन सचिव हुआ करते थे। वो भारतीयों की इस कार्यवाही की निंदा करते हैं कि उन्हें साइमन कमीशन का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है भारतीयों के लिए ही है। भारतीय कैसे संविधान बनाए, क्योंकि भारतीयों को स्वयं तो संविधान बनाना आएगा नहीं। तो उन्हें साइमन कमीशन को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करके ये सीखना चाहिए कि कैसे भारतीयों को संविधान बनाना है। और इसके अलावा वो भारतीयों को चुनौती भी देते हैं कि वे स्वयं भी ही कोई ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो कि भारतीयों को स्वीकार्य हो। भारतीय नेताओं ने जो लॉर्ड ब्रिकन हेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और संविधान तैयार करने का निश्चय कर लिया। भारत के भावी संविधान के निर्माण के उद्देश्य से कांग्रेस ने सभी भारतीय दलों की सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई 28 फरवरी 1928 को। और इस बैठक में तकरीबन 29 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी उद्देश्य के लिए कि सभी राजनीतिक दल जो है ये अपने आउटपुट दे सकें कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, कैसे रचना होनी चाहिए। और बम्बई 1928 में एक सम्मेलन भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। इस समिति के 7 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें सुभाष भी शामिल थे। तो एक महत्वपूर्ण उनका योगदान है नेहरू रिपोर्ट के दौरान। 7 सदस्यों में से एक वो भी थे। इस समिति का कार्य जो है संविधान के संबंध में विचार करना था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था, जो कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया भी गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू युवाओं ने कांग्रेस की कार्यसूची में पूर्ण स्वराज्य की मांग को शामिल करने का प्रस्ताव भी कहा कि हमें हमारे संविधान में और कार्यकारिणी में पूर्ण स्वराज्य, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि डोमिनेंस राज्य होना चाहिए कि अंग्रेज जो है इनडायरेक्टली हमारे देश पर रूल करे, वो वाला शासन नहीं जैसा कि कांग्रेसी अभी तक चाहते हैं, बल्कि अब पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूरी तरह से आज़ादी की बात हमें करनी चाहिए। ऐसा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू मानते थे। लेकिन कुछ कांग्रेसी इस पर नाराज़ हो जाते हैं कि अभी नहीं, वो समय नहीं आया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाए। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की इस बात को डिनाई कर दिया जाता है। फिर आते पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, और ये एमसीक्यू में भी पूछा गया। मंडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आपसे पूछा गया था कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में कही गई। और जवाहरलाल नेहरू के चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था हमने। तो 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, रावी नदी के तट पर हुआ था ये। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और इसके अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष। ये भी एमसीक्यू में पूछा गया था आपसे, जो टेस्ट हुआ था मंडे को। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चाहे नेहरू थे, परंतु इस अधिवेशन में जितना व्यक्तित्व सुभाष का चमका उतना किसी भी नेता का नहीं चमका। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस की कार्यसूची में शामिल भी कर लिया गया। देखिए पहले जो जिसके लिए मना कर दिया था 1928 में, वो अब गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि जब वो पेश करते हैं किसी चीज़ को तब गांधी जी मानते नहीं, कोई और पेश करता है तो उसे वो कार्यसूची में शामिल कर लेते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस की कार्यसूची में शामिल कर लिया गया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में सुभाष के व्यक्तित्व और राजनीतिवाद में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। वो एक अच्छे नेता के तौर पे जाने लगे। और जो है इसके बाद महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। यही प्रस्ताव जब 1928 में सुभाष ने दिया था तो ठुकरा दिया था, लेकिन अब भी स्वीकार कर लिया तो सुभाष जी इससे बहुत खुश थे, उन्हें एक सफलता ही लगी। उसके बाद जो है एक मुकदमे के सिलसिले में दोषी पाए जाने पर सुभाष को कलकत्ता पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलीपुर जेल में भेज दिया गया।
इस जेल में उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जेल में भेजा गया, अलीपुर जेल में। फिर आते हैं एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है कि सुभाष चंद्र बोस को जो 1938 के हरिपुर अधिवेशन, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता मिली, हरिपुर अधिवेशन, और कब हुआ था ये अधिवेशन, 1938 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और जब सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें काम कर रही थी। सुभाष ने उन सरकारों के कुशल संचालन को विश्वसनीय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कई प्रांतों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मध्य अनेक दौर की बातचीत भी चली। सुभाष ने उन मतभेदों को दूर करने में अपनी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण भी दिया। महात्मा गांधी के कुछ कारणों में सुभाष की कार्यशीलता से हालांकि वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो है प्योरली अहिंसा पर विश्वास करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो है हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करने में गुरेज नहीं करते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। और आपस में वैचारिक मतभेद होने की वजह से जो है सुभाष गांधी जी से काफ़ी दूर होते गए, संतुष्ट नहीं थे वो गांधी जी से। और ये मतभेद उभर कर सामने सबसे पहले कब दिखता है, वो दिखता है जब 1939 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसमें जो है इस वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में ठन जाती हैं। पॉपुलर डिमांड थी, यानी कि ज़्यादातर लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र फिर से अध्यक्ष बने 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन होना उसमें, लेकिन गांधी जी अड़ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, सुभाष नहीं, वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को अपनी तरफ से जो है बनाना चाहते हैं अध्यक्ष। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है, आपको ये नाम भी याद रखना है, MCQ पूछ लिया जा सकता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र के बजाय गांधी जी किसे अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करते हैं, तो वो पट्टाभी सीतारमैया है। हालांकि जब इलेक्शन होता है सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में, तो पट्टाभी सीतारमैया जो है पराजय का मुंह देखना पड़ता है, जो कि गांधी जी के उम्मीदवार थे। तो इससे सुभाष चंद्र की प्रसिद्धि और भी अधिक बढ़ जाती है। परंतु फिर भी वो जानते हैं कि ये खिंचाव का दौर है, जिसमें गांधी जैसे इतने महान नेता के साथ अगर किसी प्रकार का भी एक पार्टी में खिंचाव आता है तो वो सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से जो है त्यागपत्र, कांग्रेस से त्यागपत्र देना ही उचित समझा। तो उन्होंने पहले तो 1939 की कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट गए वो, और कांग्रेस से भी त्यागपत्र दे दिया। तो इसलिए 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी भारतीयों के बीच पा ली। तो जैसे ही वो यहाँ से त्यागपत्र देते हैं, कांग्रेस से निकल जाते हैं, तो वो एक जो है अलग दल की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है MCQ के लिए। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसमें बंगाल के हजारों युवक जो है शामिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा दल था जिसने कांग्रेस में नहीं, सभी जितने भी लेफ्ट या मार्क्सवादी समाजवादी विचार वाले हैं, वो सारे के सारे फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो कि ब्रिटिश वासियों की नज़रों में आ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़रों में आ गए थे। 9 जुलाई 1939 को बम्बई में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक व उसके सहयोगी दलों ने इस दल को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कांग्रेस महासमिति का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के साथ साथ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस भी सुभाष को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि वो कांग्रेस के क्यों खिलाफ खड़े हैं, उन्हें तो अंग्रेजों के खिलाफ होना चाहिए। अगर वो अलग दल बना ही चुके हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ जाए। लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं पाया सुभाष से उन्होंने। तो इससे फिर जो बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, ये जो 1921 में इन्हें बनाया गया था और राजनीति में इनके प्रवेश का एक माध्यम बना था, ये बंगाल कांग्रेस समिति। तो इसके अध्यक्ष पद से इन्हें हटा दिया जाता है और 3 वर्षों तक कांग्रेस के चुनाव में भाग लेने के लिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक तरह से कांग्रेस से बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियों में निकाल दिया जाता है। तो कांग्रेस के खिलाफ इनका जो मनमुटाव और भी बढ़ जाता है। फिर आती है सुभाष की नज़रबंदी से भाग निकलना। आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछोगे, दादाओं से पूछोगे, तो वो बताएंगे कि सुभाष चंद्र बहरूपी के तौर पे भी जाने जाते हैं, यानी कि भेष बदल कर इधर उधर घूमने वाले।
ब्रिटिश सरकार को पहले से सुभाष की जो है गतिविधियों पर शक था और उसने उन पर कड़ी निगाह भी रखी हुई थी। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी चाहते थे, तो किसी न किसी तरह से आंदोलन में शामिल रहना चाहते थे और फॉरवर्ड ब्लॉक ने तीव्र गति से युद्ध विरोधी सत्याग्रह चलाया था, जिसका नेतृत्व सुभाष कर रहे थे, जबकि कांग्रेस केवल मात्र वैधानिक तौर पर इसका विरोध कर रही थी। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो उस दौरान कांग्रेस जो है ब्रिटेन का समर्थन करती है, जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि एक अच्छा मौका है, ब्रिटिशर्स अब युद्ध में लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके ऊपर युद्ध कर दें और उन्हें भारत से निकाल दें। ऐसा सुभाष चंद्र का मानना था, लेकिन वैचारिक मतभेद थे सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के बीच में, और ऐसे में पता भी चल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुभाष किसी तरह की योजना बना रहे हैं, तो उनके ऊपर राजद्रोह का सेडिशन का केस लगा दिया जाता है। 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने इन दिनों हॉलवे स्मारक हटाओ आंदोलन चला रखा था। यह आंदोलन बंगाल के अंतिम शासक पर ब्रिटिश विजय के प्रतीक के रूप में बनाए गए हॉलवे स्मारक को वहां से हटाने की बात चलाई जाती थी, यानी कि ब्रिटिश की विजय का प्रतीक था भारत में, तो वो नहीं चाहते थे इस तरह का कोई स्मारक यहाँ पर बने जो कि ये दिखाएगी कि ब्रिटिश वासियों ने भारत को जीत लिया है, तो उसे हटाने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें मिल गई थी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के विरोधी हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध में शामिल होना चाह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस हॉलवे स्मारक को हटाए जाने की बात कर रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए सुभाष चंद्र के ऊपर गिरफ्तारी सुभाष चंद्र की उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने का मुहिम चल पड़ती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि बाद में सरकार स्वयं ही ये जो स्मारक है उसे हटा देती है, कलकत्ता के संग्रहालय में इसे रखवा देती है और सुभाष और उसके साथियों को छोड़ भी देती है। इस दौरान सुभाष जो प्रेसिडेंसी जेल में रहे थे, सुभाष ने जेल में मरण व्रत आरंभ कर दिया था, मरने तक कुछ नहीं खाएंगे, और 5 दिसंबर 1940 को ये उनका व्रत अंग्रेजों ने खत्म करवाया, बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने छोड़ तो दिया, लेकिन वो एक ब्रिटिश सरकार को पता नहीं था कि ये शेर को छोड़ने जैसी बात है, तो वो एक गलती कर रही हैं। लेकिन सरकार ने फिर भी शक था, इसलिए उन्हें नजरबंदी कर लिया। 38/2 एलिगन रोड स्थित उनका जो निवास स्थान है कोलकाता में, वहां पर उन्हें नजरबंद कर दिया। उनके ऊपर कड़ा पहरा रखा गया, उनके घर में गुप्तचरों को चारों लगा दिया गया। इस तरह से अब सुभाष चंद्र बोस के पास एक ही जरिया रह गया था कि वो किस तरह से भेष बदलकर अपनी योजनाओं को सफल बनाए। 1941 में सबसे पहले वो एक मौलवी के भेष से निकलते हैं अपने घर से रात को, सिपाहियों की आंखों में धूल झोंकते हुए और भाग जाते हैं। फिर वो अपने भतीजे के पास धनबाद पहुंचते हैं, फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं आवश्यक सामान लेकर, वहां से वो पेशावर यानी अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से रेलगाड़ी में सीट आरक्षित करवाते हैं। जैसे वो पेशावर पहुंचते हैं तो मियां अकबर शाह के नाम से एक सुरक्षित स्थान पहुंच जाते हैं। 1941 में ही कॉमरेड भगत राम के साथ वो काबुल अफगानिस्तान में वो मिलते हैं। जब तक उनके भागने का भेद खुला तो काबुल से होते हुए सोवियत संघ यानी रूस जो आज के समय में है वहाँ पहुँच जाते हैं। सोवियत संघ से वो इटली पहुँच जाते हैं और इटली से वो पहुँच जाते हैं जर्मनी। इटली, जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ थे, अमेरिका के खिलाफ थे, इनके खिलाफ वो वॉर कर रहे थे। तो ऐसे में वो जर्मनी जब पहुँचते हैं वहाँ पर हिटलर का रूल होता है। हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमान संभाल रखी होती है ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ। तो सुभाष चंद्र बोस को एक महत्वपूर्ण समय ये लगता है कि क्यों ना हिटलर के साथ मिलकर भारत के लिए सेना बनाई जाए और भारत के लोगों की वो सेना जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े और इस तरह से वो आज़ादी प्राप्त कर ले। तो वो हिटलर से सबसे पहले यहाँ मिलते हैं और हिटलर से जब वो मिलते हैं तो हिटलर उन्हें फ्राइज इनसे फुहरर यानी आज़ाद हिंद का नेता कहकर पुकारते हैं और आज़ाद हिंद या हिंद का नेता जो उपाधि है उन्हें वास्तव में हिटलर से मिलती हैं। तो यहाँ पर हिटलर से जो मुलाकात है उसमें वो जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रवासी जो भारतीय हैं उनसे धन एकत्रित करके या फिर उनसे सेना बनाकर या जो भारतीय बंदी हैं इन देशों में उन्हें मुक्त करवा के भारतीय संगठन में शामिल कर दिया जाए
और हिटलर से उन्होंने कहा भी कि आपके यहाँ पे जितने भी भारतीय हैं, आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना में रहते हुए जो लड़ रहे थे भारतीय, उनको गिरफ्तार किया है, तो आप उन्हें वापस कर दें। तो हिटलर ने वो मांग स्वीकार भी कर ली और उन्हें जो वापस कर दिया। और आगे जो योजनाएं सुभाष चंद्र बोस बनाना चाह रहे थे, उनमें बढ़ चढ़कर सहयोग करने की वो बात भी कहते हैं, सहयोग देने की बात भी कहते हैं। तो इस तरह से हिटलर से उनका आमना सामना होता है, जो अपने आप में एक अद्भुत घटना के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद जो है अक्टूबर 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है ऑरलैंडो मेजोर्टा के नाम से अप्रवासी भारतीय का सम्मेलन में शामिल होते हैं, जो कि बर्लिन में होना होता है। सेंट्रल फॉर इंडियन के नामक यहीं पर वो सेंट्रल फॉर इंडियन नामक संघ की स्थापना भी करते हैं, जिसे बाद में आज़ाद हिंद संघ के नाम से भी जाना जाता है, ना कि आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद संघ की बात है, संघ के तौर पे जाना जाता है। इसका नाम क्या था? सेंट्रल फॉर इंडियन। ये अक्टूबर 1941 में बर्लिन में इन्होंने बनाई थी। जर्मनी ने इस संघ के लिए वित्तीय व्यवस्था की थी, यानी कि हिटलर पैसे देने के लिए राजी हो गए थे इस संघ को आगे फलने फुलाने के लिए। इस समय जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो स्वयं को नेताजी के नाम से पुकारे जाने की घोषणा कर चुके होते हैं। और 25 मार्च 1942 को नेताजी आज़ाद हिंद रेडियो शुरू करते हैं, जिसका प्रसारण जो है 45 मिनट का हिंदी में होना डिसाइड होता है, जो कि इसके बाद इसका प्रसारण जो आगे बढ़कर 3 घंटे 50 मिनट तक भी कर दिया जाता है, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होता है। तो रेडियो का आप ध्यान रखेंगे कि आज़ाद रेडियो भी एक बनाया गया था 1942 में, डेट भी ध्यान रखनी है। फिर आते हैं आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व की बात। देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो है, पहले इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रखा गया था जापान में, और रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इसमें जितने भी जापानियों द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय थे, युद्ध बंदी जिसे कहा गया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे भारतीय, वो तकरीबन 40,000 के आसपास थे। तो उन युद्ध बंदियों को शामिल करके और जर्मनी और अदर जो ध्रुवी ताकतें थी, उनसे आर्थिक सहायता लेकर एक फौज का निर्माण किया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं करते हैं। रास बिहारी बोस जो है वो गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज का, और इसका जो कैप्टन है मोहन सिंह पहले कैप्टन होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इसके कैप्टन भी नहीं है पहले। तो 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, और उसकी जो कमान है कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दी जाती है। जब मोहन सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, नजरबंद हो जाते हैं, उसके बाद जो है रास बिहारी बोस ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप देने का निश्चय कर लेते हैं। तो 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली जाती है। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज में 1943 में जुड़ते हैं, जबकि बन 1942 में गई थी और रास बिहारी बोस ने इसे बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं 1 सितंबर 1942, ये अभी डिस्कस हुआ, और 1943 को कमान सुभाष चंद्र बोस, ये भी डिस्कस हो गया। फिर है 1943 को जापान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि जो सरकार ब्रिटेन में है वो तो गुलामी वाली सरकार है, जो कि गुलाम करती है वहाँ के लोगों को। तो उन्होंने स्वयं से घोषणा कर दी कि भारत की सरकार जो है वास्तव में एक इंटरिम अस्थायी सरकार जो है वो नहीं है, जो है जापान में बनाई जा रही है, और सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में बनाई जा रही है। नेताजी ने जो है जापानी प्रधानमंत्री से वार्ता की 21 अक्टूबर 1943 को, और कहा कि वो एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहते हैं, और इसका मुख्यालय उन्होंने सिंगापुर में बनाया। इसके बाद सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत की। सरकार के प्रधानमंत्री वो स्वयं बने, युद्ध विदेश विभाग भी उनके पास ही रहा। मंत्रिमंडल में 4 अन्य मंत्री भी बनाए गए, जैसे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, S.A. अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल S.C. चटर्जी, A.M. सहाय, ये सब मंत्रिमंडल में बनाए गए, जो कि एक आज़ाद हिंद फौज के महत्वपूर्ण जो नेता और सैनिक के तौर पर भी थे। 21 अक्टूबर 1943 को जापान की सरकार ने इस अंतरिम सरकार को अपनी मान्यता दे दी कि हाँ, आप ही को हम वास्तविक सरकार मानते हैं, भारत की, ना कि ब्रिटिश सरकार को। 23 अक्टूबर 1943 को इस सरकार को जर्मनी और इटली और कुछ और देशों ने भी मान्यता दे दी।
24 अक्टूबर 1943 को 50,000 भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह एक युद्ध है जो भारत को स्वाधीनता मिल जाने तक जारी रहेगा, स्वाधीनता मिल जाने पर ही समाप्त होगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने गगनभेदी नारे लगाए और इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए कहा, दिल्ली चलो, यानी दिल्ली की तरफ रुख करो, जहाँ से हमें क्या करना है, देश को आज़ाद करवाना है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। फिर आते हैं युद्ध की घोषणा पर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी थी। नेताजी भी जल्दी से जल्दी भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। 23 अक्टूबर 1943 को युद्ध की घोषणा के विषय में विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में युद्ध करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। 24 अक्टूबर 1943 को दोपहर में उन्होंने घोषणा की कि आज़ादी के युद्ध में सभी अपना सर्वस्व अर्पित कर दें। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी पोर्ट ब्लेयर गए। ये क्या है, ये जो हमारे अंडमान निकोबार है, जो कि भारत के ही द्वीप है, इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ गए और वहाँ पर युद्ध नीति इन्होंने बनाई। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज की पहली जो है टुकड़ी युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो गई। अंग्रेजी सेना से पहला युद्ध कालादान घाटी में हुआ, जो कि म्यांमार के पास है। कुछ ही समय में आज़ाद हिंद फौज ने कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज भारत की सीमा में घुस जाती है। भारी कठिनाइयों के बाद जो असम की कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पर अधिकार भी कर लेती है, परंतु क्या है, आज़ाद हिंद फौज इम्फाल से आगे नहीं बढ़ पाती है। उन्हें पीछे से, क्योंकि युद्ध सामग्री, खाने की जो चीज़ें हैं वो मिलना बंद हो जाती है। जो जापानी सेनाओं के साथ बर्मा में संघर्ष करते करते आज़ाद हिंद फौज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से हार ही दिखाई देती है, क्योंकि जापानी सेना ने सही अर्थों में आज़ाद हिंद फौज का साथ नहीं दिया। जो उन्होंने वादे किए थे वो निभाए नहीं। युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री मिलना बंद हो जाती है। युद्ध के दौरान अनेक सैनिकों, अफसरों ने आज़ाद हिंद फौज के साथ भी विश्वासघात किया होता है, तो ये भी एक दिल तोड़ने वाली बात होती है। तो 1945 में अंग्रेज सेना ने रंगून पर अपना अधिकार जमा लिया और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों व सैनिकों को बंदी बनाकर अस्थायी हिंद सरकार की समस्त संपत्ति को जब्त कर लिया। यहाँ से जो है आज़ाद हिंद एक तरह से खत्म हो जाती है। तो इस तरह का अंत जो है आज़ाद हिंद फौज का देखने को मिलता है। फिर आते हैं नेताजी की वायुयान दुर्घटना होने पर। मई 1945 तक इटली व जर्मनी भी हार चुके होते हैं, आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं, जापान भी हार चुका होता है, यानी तीनों ही ताकतें जो ब्रिटेन और जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रही थी वो सब हार चुकी होती हैं। रशिया के खिलाफ जो लड़ रहे थे और ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ, ये तीनों ही लड़ रहे थे, तीनों ही हार चुके होते हैं। और सबसे भयानक काम होता है जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा देते हैं। जापानी सेना तो उस समय बुरी तरह से पराजित ना ही केवल पराजित होती है बल्कि वो मन को भी हार जाती है, मानसिक तौर पर भी आघात पहुंचता है। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस जब देख लेते हैं चारों ओर हार ही हार है, तो वो रूस जाना सुनिश्चित करते हैं। वो सोवियत संघ चले जाते हैं। वहाँ वो नेताजी जो हैं थाईलैंड, बैंकॉक आते हैं सबसे पहले। वहाँ से ताइवान जाते हैं। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे, वहाँ पर जाते हैं 17 अगस्त को अपने एक साथी के साथ, जिसका नाम है हबीबुर रहमान। उसके साथ वो हवाई जहाज़ पर सवार हो जाते हैं और सोवियत संघ सोवियत संघ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाज़ में सवार होते ही थोड़ी देर बाद जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और 19 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 20 अगस्त 1945 को ताइपे के शवदाह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हबीबुर रहमान के अनुसार जो सुभाष ने उन्हें अंतिम समय में कहा, जब वापस जाओ तो हमारे देशवासियों से कहना कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए मैं अंत तक लड़ा। कोई भी शक्ति अब हमारे देश को अधिक देर तक गुलाम नहीं रख सकती है। वे संघर्ष जारी रखें, भारत शीघ्र ही स्वतंत्र होगा। उनकी मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने कई जांच आयोग भी बनाए, परंतु उनकी मृत्यु हुई है या नहीं है, इस सत्यता पर आज भी जो है एक तरह से पहेली देखने को मिलती है। उनकी 2 ही इम्पोर्टेंट बुक थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी लिए, और आपके इसमें तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई है। द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। इंडियन स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें।
आज के लिए इतना ही। लाइफ हिस्ट्री इनकी कब ख़त्म हो जाती है, कल हम इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।